तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल द पैशन ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनकी ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो सके, ना केवल उनकी ग्रामर बल्कि स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो सके, तो वो इस वीडियो को देखें। तो आज की वीडियो में हम ना केवल रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझेंगे बल्कि उसके एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल्स से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन आखिरकार होती क्या है। सो द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर सच वर्ड्स विच कनेक्ट और लिंक अ डिपेंडेंट क्लाउज टू द मेन क्लाउज by referring to a noun and pronoun that comes before it in a sentence। इसका मतलब है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो डिपेंडेंट क्लाउज को मेन क्लाउज से कनेक्ट करते हैं, ना केवल कनेक्ट करते हैं बल्कि नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को भी दिखलाते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड जो कि दो सेंटेंस को ना केवल जोड़ें बल्कि उनकी नाउन और प्रोनाउन की संबंध को भी दिखलाएं, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। सो नाउ लेट्स सी कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते कैसे हैं या उनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो हु जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, विच जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हुज जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, whom जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, वेयर जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है और व्हेन ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। और आप देखोगे तो यहाँ कईयों की हिंदी एक जैसी है। तो जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है किसके साथ यूज होंगे। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हु किसके साथ आएगा, विच किसके साथ आएगा, डैट किसके साथ आएगा। और देखिए ज्यादातर हु, विच और डैट इन तीनों की हिंदी एक जैसी ही है। तो सभी जगह डैट तो यूज नहीं होगा, या सभी जगह हु तो यूज नहीं होगा, या सभी जगह विच तो यूज नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं रीजंस के साथ। जो हु वर्ड है, हु वर्ड का यूज हम करते हैं ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग। जब ह्यूमन की बात होगी तो हु का यूज करेंगे। इसी तरीके से जो विच वर्ड है, विच का यूज करते हैं हम नॉन लिविंग चीजों के साथ, नॉन लिविंग और एनिमल्स के साथ, और बाकी कोई ऑब्जेक्ट्स हो जो कि नॉन लिविंग हो तो उसके साथ। इसी तरीके से डैट वर्ड है, जो डैट वर्ड है, डैट वर्ड का यूज हम इन दोनों के साथ करते हैं। ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है और नॉन लिविंग और एनिमल्स, इन दोनों के साथ हम डैट वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि फॉर बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग। नेक्स्ट हुज, हुज जिसकी हिंदी क्या है, जिसका, जिसकी, जिसके। इसका यूज करते हैं संबंध को बतलाने के लिए या रिलेशन को दिखलाने के लिए या पोजीशन के लिए, ठीक है। तो वहां पर जब हम पोजीशन को दिखला रहे हो, यानी जिसकी बहन, जिसका भाई, जिसकी किताब, तो जब हम संबंध को बतला रहे होते हैं तो वहां हम यूज करते हैं हुज वर्ड। इसी तरीके से हुम वर्ड, हुम वर्ड का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसके ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए हुम वर्ड का यूज करते हैं। जिसकी हिंदी क्या है, जिसे, जिसको या जिनको। नेक्स्ट है वेयर वर्ड। वेयर भी आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि यूज किया जाता है प्लेस को इंडिकेट करने के लिए या प्लेस को जोड़ने के लिए। इसी तरीके से व्हेन भी आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम यूज करते हैं टाइम के लिए। तो ये तो है आपके रिलेटिव प्रोनाउन जो कि एक रीजन्स के साथ यूज होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो अगर आपको रीजन्स पता है तो आप इनको बनाते समय कोई मिस्टेक नहीं करोगे। उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेन क्लाउज और
डिपेंडेंट क्लाउज होता क्या है। तो जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश के अंदर एक चैप्टर होता है क्लाउज का, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो जो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं वो मेन क्लाउज कहलाते हैं। इसी तरीके से जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं या कोऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं उसे हम डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, इन्हीं को जोड़ते हैं, इन्हीं को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि होते कैसे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ बुक which was very costly या expensive। दिस इज द सेंटेंस, ये सेंटेंस है। और इसे देखिए कि इसमें 2 सेंटेंस आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये। तो ये वाला जो सेंटेंस होगा ये आपका कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज। और जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं वो किसी भी सेंटेंस के ऊपर या किसी भी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, किसी पे आश्रित नहीं होते हैं। उनकी अपनी खुद की एक मीनिंग होती है, खुद की एक सेंस होती है। इसी तरीके से जो ये वाला जो सेंटेंस है, जो कि सेकंड पार्ट है इस पूरे सेंटेंस का, इसे कहते हैं हम डिपेंडेंट क्लाउज, जो कि डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वाले सेंटेंस पे। तो इसे कहते हैं हम क्लाउज, जो कि अपने साथ 2 सेंटेंस लेकर आते हैं, जिनमें एक मेन क्लाउज होता है और एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। फॉर एग्जांपल she gave the food which was very tasty। सो ये जो सेंटेंस कहलाएगा आपका, यहां तक ये कहलाएगा आपका इंडिपेंडेंट, यानी कि जो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं हो। और ये वाला जो सेंटेंस होगा ये कहलाएगा आपका इंडिपेंडेंट, जो कि फर्स्ट वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट है। तो इसको कहा जाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज, और जो ये सेकंड वाला है जो कि डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वाले पे, तो इसको हम बोलेंगे मेन क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज। तो ये बातें मैं आपको क्यों बतला रहा हूं, क्योंकि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करोगे सेंटेंस बनाने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, तो ये इस तरीके से सेंटेंस आएंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए रिलेटिव प्रोनाउन से कुछ सेंटेंस बनाते हैं जो हमने एग्जांपल्स रिलेटिव प्रोनाउंस के देखे हैं। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड हाउ यू कैन ट्रांसलेट। तो देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, और यहाँ जो वर्ड है वो आपका एक रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो आपको देखना है कि जो वर्ड किसके लिए आ रहा है। ये जो वर्ड आ रहा है लड़के के लिए, और लड़का क्या है आपका यहाँ नाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउंस का काम क्या होता है कि नाउन को रिलेट करना प्लस अपने साथ एक सेंटेंस को भी जोड़ना। तो ये ना केवल जोड़ने का काम कर रहा है बल्कि नाउन के बारे में बता रहा है। अब जब आप इसे ट्रांसलेट कैसे करोगे, आप देखिए यहां भी वह वर्ड आ रहा है और यहां भी वह वर्ड आ रहा है। तो
रिलेटिव प्रोनाउन वाले जब सेंटेंस आप बनाते हो तो वह और जो वह, इनकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। वह के लिए हम यूज करते हैं द। इस तरीके के सेंटेंस में द आएगा और फिर बॉय। फिर इसके बाद आपको देखना है कि जो बात हो रही है, जो वर्ड किसके लिए आ रहा है, लिविंग के लिए आ रहा है, नॉन लिविंग के लिए आ रहा है, एनिमल्स के लिए आ रहा है और कोई ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। तो यहां आपको पता चलेगा कि जो वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है, लिविंग के लिए, और ह्यूमन के लिए आ रहा है। तो ह्यूमन की जब बात होगी तो हम हु का यूज करेंगे। हु का भी यूज कर सकते हैं और दैट का भी यूज कर सकते हैं। सो द बॉय हु और दैट क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। सो द बॉय हु इज प्लेइंग द क्रिकेट, वह क्या है, वह मेरा भाई है। इसी तरीके से जब आप सेकंड वाले सेंटेंस को बनाने जाते हो तो यहां भी आप वह की इंग्लिश नहीं लिखोगे, क्योंकि ऑलरेडी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहां से ही पता चल जा रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, उस व्यक्ति की। तो यहां वह की इंग्लिश ना लिखकर सीधे हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो, जैसे कि इज माय ब्रदर। तो यहां हु और डेट क्यों आया, क्योंकि हम बात कर रहे थे ह्यूमन की। नेक्स्ट है वे लड़के जो पेड़ लगा रहे हैं वे आपके विद्यार्थी हैं। वे लड़के जो पेड़ लगा रहे हैं वे आपके विद्यार्थी हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि आपको देखना है कि जो ये नाउन है ये सिंगुलर है या प्लुरल है। अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर नाउन प्लुरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लुरल होगी। तो यहाँ क्या है, बात हम किसकी कर रहे हैं, लड़कों की, यानी कि ज्यादा की बात हो रही है। और वे वर्ड की भी कोई इंग्लिश नहीं होगी, केवल हम यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग द से करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द बॉयज, जो हु का भी यूज कर सकते हैं और डैट का भी यूज कर सकते हैं। तो द बॉयज हु आर प्लांटिंग, लगाना, प्लांटिंग द ट्रीज, वे क्या हैं, वे आपके विद्यार्थी हैं। तो यहां जो वे वर्ड दे रखा है इसकी भी हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इसी के बारे में ही बात कर रहा है। तो हम सीधे क्या करेंगे, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो लेंगे। और ये सेंटेंस आपका किसमें, प्रेजेंट सेंटेंस में। तो आर आपके विद्यार्थी हैं, तो क्या होगा, आर योर स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह कुत्ता जो गली में घूम रहा है वह बहुत वफादार है। वह कुत्ता जो गली में घूम रहा है वह क्या है, बहुत वफादार है। अब यहां देखिए कि जो वह वर्ड है, वह के बाद क्या आ रहा है, कुत्ता, और इस वर्ड को कौन इंडिकेट कर रहा है, जो वर्ड। तो जो वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, डॉग के लिए। और डॉग क्या है, यहाँ हमारा एक एनिमल है। तो एनिमल की जब बात होगी तो हम इस सिचुएशन में हम हु का यूज नहीं कर सकते हैं। हु का यूज केवल ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। तो यहां या तो आप डैट का यूज कर सकते हैं या तो विच का, जैसे कि द डॉग विच, और डॉग क्या है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। और ये जो सेंटेंस है आपका ये किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो आपको यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला ही स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। द डॉग विच इज, घूमने को, वंडर, और आईएनजी लगा देंगे तो वंडरिंग। द डॉग विच इज वॉन्डरिंग, कहां घूम रहा है, गली में, इन स्ट्रीट। वह क्या है, बहुत वफादार है। तो वह की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है जब आप रिलेटिव प्रोनाउन वाली ट्रांसलेशन करते हो या रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हो। सो इज वेरी लॉयल,
या फेथफुल। सो द डॉग विच इज वॉन्डिंग इन द स्ट्रीट या इन स्ट्रीट इज वेरी लॉयल। नेक्स्ट क्या है, वह गाय जो घास चर रही है वह बहुत सुंदर है। अब यहाँ अपनी किसकी बात हो रही है, एनिमल्स की, और गाय क्या है, प्लुरल है। तो यहाँ हम हु का यूज नहीं कर सकते, दैट का यूज कर सकते हैं या विच का यूज कर सकते हैं। सो द काउज, यहाँ काउज क्या है, प्लुरल है, और इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्पिंग वर्ब या तो सिंगुलर होगी या तो प्लुरल। तो द काउज विच का भी यूज कर सकते हैं या डैट का भी यूज कर सकते हैं। द काउ विच और डैट आर घास चर रही है, और ग्रेजिंग, चरने को क्या कहते हैं, ग्रेजिंग, और ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आईएनजी लगेगा मेन वर्ब में। ग्रेजिंग द ग्रास, वे क्या है, वे बहुत सुंदर है, तो वे की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो लिखेंगे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अब यह क्या है, एक कहानी है, और उसके बाद क्या है, जो वर्ड। तो ये जो वर्ड किसके लिए आ रहा है, कहानी के लिए है, और कहानी क्या है, नॉन लिविंग है या कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंस में हम या तो विच का यूज कर सकते हैं या तो दैट, और एक की बात हो रही है तो क्या वो लिखेंगे, एक कहानी है, देयर इज अ स्टोरी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में वह या वे वर्ड नहीं दे रखा है, और ये सेंटेंस क्या है, एक कहानी है। तो इस तरीके की सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, देयर, जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती है, फिर भी हम इसे उस वक्त यूज करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट देना रखा हो। तो देयर इज ए स्टोरी, और जो के लिए क्या यूज होगा, विच या डैट भी यूज कर सकते हैं या विच का भी यूज कर सकते हैं। विच मैं आपको सुनाना चाहता हूं, तो ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट डेफिनेट में प्लस इसमें दो वर्ब आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब को लेंगे, जैसे कि चाहना, आई वॉन्ट टू, सुनाने को टेल भी बोल सकते हैं और नरेट भी बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू नरेट द, आई वॉन्ट टू नरेट, सिंपल, आई वॉन्ट टू नरेट, यही तक होगा। तो देयर इज ए स्टोरी विच आई वॉन्ट टू नरेट, आपको भी, सॉरी आपको, आई वॉन्ट टू नरेट यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैंने गली में एक आदमी देखा, आदमी को देखा जिसको आप जानते हो। अब यहाँ क्या वर्ड आ रहा है, जिसको, और मैंने गली में एक आदमी को देखा, एक आदमी को देखा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये जो जिसको वर्ड है ये किसके लिए यूज हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट को बतलाने के लिए। तो ये भी क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ही है। तो इस तरीके से हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, मैंने गली में एक आदमी को देखा, ये सेंटेंस किसमें आपका, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई शॉ या आई शो अ मैन, आई शो अ मैन, कहां देखा, इन द स्ट्रीट। आई सॉ अ मैन इन द स्ट्रीट, जिसको आप जानते हो। तो जिसको के लिए क्या यूज होगा यहां, whom you know। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल थे डैट, विच, हु और whom के। अभी हम कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे जो कि who से रिलेटेड होंगे। यहां कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के हैं, जिसमें हमें whose, when और where का यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, मेरे पास एक नौकर है जिसकी पत्नी बहुत बीमार है। तो मेरे पास एक नौकर है, आई हैव अ सर्वेंट
अब यहाँ क्या दिया गया है, जिसकी पत्नी, तो नौकर का संबंध किससे है, पत्नी से। तो जिसकी या जिसका जो वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, रिलेशन को दिखलाने के लिए, रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अब जिसकी वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, हुज वाइफ इज वेरी इल। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने किताब खरीदी जिसकी कीमत 75 रुपए है। यानी कि जो जिसका, जिसकी, जिसके जो वर्ड है, इसके साथ आपके जो वर्ड होंगे या नाउन आएगा वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, ह्यूमन की भी बात हो सकती है, एनिमल्स की भी बात हो सकती है, यानी कि सबकी बात की जा सकती है। तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ लिविंग ही हो या नॉन लिविंग ही हो तो ही हम हुज का यूज करेंगे, कुछ भी हो आपको वहां हुज वर्ड ऐड करना है। नेक्स्ट है, आपने किताब खरीदी जिसकी कीमत 75 रुपए है। सो यू बॉट अ बुक। ये जो सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए हम यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म ले रहे हैं। जिसकी कीमत 75 रुपए है, सो हुज प्राइस इज 75 रुपीज। हुज प्राइस इज 75 रुपीज। नेक्स्ट, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम आओगे। तो यहाँ जो जब वर्ड है ये टाइम को बता रहा है कि जब तुम आओगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू। आई शैल हेल्प यू when you come या when you will come। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये थोड़े बहुत कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो जब हमारे दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं तो एक सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं और सेकंड वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जहां कंडीशन की बात हो रही हो। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शहर में एक मंदिर है जो जहां लोग पूजा करने को जाते हैं। तो शहर में एक मंदिर है जहां, तो जहां वर्ड किसके लिए आ रहा है, मंदिर के लिए। मंदिर क्या है, हमारा एक प्लेस है। सो देयर इज अ टेम्पल इन द सिटी वेयर पीपल go to worship, where people go to worship। और ये जो सेंटेंस आपका ये प्रेजेंट डेफिनेट में है और ये सेंटेंस आपका सिंपल में है, दोनों ही प्रेजेंट में है। नेक्स्ट क्या है, मैं एक कहानी के बारे में जानता हूं मैं एक कंपनी के बारे में जानता हूं जहां हमें काम मिल सकता है। तो आई नो, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट डेफिनेट में है। आई नो एक कंपनी के बारे में ये आपका प्रीपोजिशन है। तो आई नो अबाउट अ कंपनी, आई नो अबाउट अ कंपनी जहां, अब कंपनी क्या है, एक जगह है। कंपनी क्या है, एक जगह है, इसलिए हम जहां वर्ड के लिए क्या यूज कर रहे हैं, वेयर। हमें काम मिल सकता है। सो वेयर we can get the job, where we can get the job। एंड लास्ट सेंटेंस हमारा, हम हमेशा ऐसे परिवार से मिलते हैं जिनके बच्चे शिक्षित नहीं हैं। अब जिसका या जिसकी या जिनके आ जाए उन सबके साथ, उन सबके लिए हम क्या यूज करेंगे, हुज वर्ड। देखते हैं यहाँ क्या है, हम हमेशा ऐसे परिवार से मिलते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट डेफिनेट। तो वी always meet ऐसे परिवार से, टू या विद, टू भी लिख सकते हैं, विद भी लिख सकते हैं। और आप चाहते हो कि टू और विद ना लिखना तो केवल मीट वर्ड लिख के ही सेंटेंस को आगे बना सकते हैं। ऐसे परिवार, सच families
सच है अभी जिनके बच्चे शिक्षित नहीं है। अब जिनके बच्चे whose children शिक्षित नहीं है आर नॉट एजुकेटेड। तो ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जिसकी हमने डेफिनेशन सीखी, एग्जाम्पल्स सीखे और सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं ये सीखा। सो आई होप यू हैव लर्न more things related to this video.